नमस्कार भाइयों, साथियों, मित्रों। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी भारतवासियों के लिए एक और नई जॉब निकल के आई है जो कि उत्तराखंड में निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहूँगा, जो लोग नहीं जानते, सपोज मान लीजिए ऐसे बहुत से लोग हैं आज भी भारत में, जैसे कि आप अगर हरियाणा में हैं, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड को छोड़ के दूसरे किसी राज्य में हैं, तो उन लोगों को भी आज के समय पे ये बात नहीं पता है कि उत्तराखंड नाम की भी जगह है भारत के अंदर। आपको बता दूं, जैसे कि आप किसी राज्य में या यूनियन टेरिटरी में अभी रह रहे हैं भारत के अंदर, तो आपको बताना चाहूँगा, आप ही के जैसा ही यूनियन टेरिटरी और राज्य के जैसा ही एक राज्य उत्तराखंड है भारत के अंदर। तो वहाँ पर भी सेम जैसे आपके यहाँ पर सर्विसेज होते हैं, गवर्नमेंट्स, प्राइवेट और जो भी, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी होते हैं। तो उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है जो कि उत्तराखंड के सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यानी ये एक वो कमीशन है जो आपकी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करता है, ना कि यही करता है। आप अगर देखेंगे तो उत्तराखंड का पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिक से रिलेटेड सर्विस के ऊपर रिक्रूटमेंट करता है, ये अलग चीज़ों पर करता है। तो सबके अलग अलग अपने अपने विभाग बनाए गए, क्योंकि भाई पूरे स्टेट की बात होती है और स्टेट की बात को, स्टेट को संभालना कोई आसान बात नहीं होती है। इस वजह से ही अलग अलग कमीशन बनाए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे को जो है उत्तराखंड की जो जॉब है वो हमें यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी पे नहीं दिख रहे। तो हर जॉब यहाँ पर नहीं आएगी दोस्तों। ये मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ पहले ही पॉइंट में, क्योंकि ये डाउट होता है बार बार। कुछ डाउट जो अराइज होते हैं लोगों के दिमाग में, उस चीज़ को पहले हमें बता देना चाहिए, जिससे कि लोगों को आगे आने वाले समय में इसको देखते हुए कोई भी परेशानी ना हो। जैसे कि अगर बात करें, जैसे उत्तराखंड में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आएगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी जॉबें यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे आए। ये आपके यूके पीएससी की वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आ सकते हैं। वहाँ के सर्विस अलग है, यहाँ के सर्विस अलग है, लेकिन है सेम राज्य में, सेम उत्तराखंड में ही है। तो इसलिए आप इसमें घबराना मत कभी भी ये सोच के कि आप हमेशा यूके ट्रिपल एससी पर ही देख रहे हैं उत्तराखंड की जॉब और वहाँ पर आपको मिल नहीं रही। तो उसके मेन कारण क्या होंगे? मेन कारण यही होंगे कि अगर क्योंकि या फिर वो पब्लिक सर्विस का होगा, इस वजह से वो वहाँ दूसरे जगह आ रहा होगा। तो ये दो चार वेबसाइट्स हैं, यहीं पर आपके नोटिफिकेशन आते हैं, बाकी तो आपको समय समय पर अपडेट किया जाता है, तो उसकी भी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, यानी कि जैसे अलग अलग राज्यों की गवर्नमेंट है, उसी में से उत्तराखंड राज्य की गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है और बोला है हमें ग्रेजुएट्स चाहिए। मतलब हमें अलग अलग फील्ड, मतलब आपने जो भी ग्रेजुएशन करा होगा उसके हिसाब से आपको अलग अलग पोस्ट पर लिया जाएगा। एक नहीं है, यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, जिसके ऊपर 229 लोगों को जॉब दे रही है उत्तराखंड की गवर्नमेंट। कितने लोगों को दे रही है भाई? 229। इतने लोगों को जॉब मिलने वाली है और एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो आप सभी को एक गवर्नमेंट जॉब मिल रही है उत्तराखंड की गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इतने लोगों को मिलने वाली है। जो भी एलिजिबल रहेंगे अप्लाई कर देना। मैं बता दूं, ये रहेगी जॉब उत्तराखंड में, लेकिन ऑल इंडिया जॉब रहेगी। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल या फिर दिल्ली, हरियाणा या कोई सा भी ऐसा राज्य जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो आपके लिए भी ये जॉब होगी। सपोज मानिए आप अपने राज्य में जॉब नहीं ले पा रहे हैं और आपको चाहिए कि चलिए कहीं कहीं भी मिल जाए, तो अब उत्तराखंड की ले लीजिए। उत्तराखंड में भी यहाँ पे जॉब निकाली गई है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन, सैलरी, क्या काम करना है, फॉर्म का फ़ीस क्या लेंगे, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा, एग्ज़ाम होगा क्या, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, दूसरा क्या क्या सिर्फ सैलरी मिलेगी या और भी कोई फ़ायदे मिलेंगे, तो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। आप सारा कुछ पहले जान लो, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। इसमें कोई ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ। आप मेरे भी वैसे भी मेरे बिहाफ पे क्यों आप अप्लाई करेंगे? आप अपने ही सोचकर आप देखेंगे ना कि अगर आपको लगेगा कि ये जॉब सही है तो आप अप्लाई करेंगे, और नहीं लगता है तो नहीं करेंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना है नहीं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये यूके यानी कि उत्तराखंड के ट्रिपल एससी का मेन वेबसाइट है। दूसरा, आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट और इन्फॉर्मेशन के अंदर और यहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा कि समूह ग, यानी कि ग्रुप, समूह मतलब ग्रुप होता है, ग मतलब सी होता है, जैसे का खा गा होता है, इस तरीके से ए बी सी। तो यानी कि ग्रुप सी की जॉब है ये,
आपको पता होना चाहिए, अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स को भी ग्रुप वाइज डिवाइड किया जाता है, ना कि गवर्नमेंट्स को। प्राइवेट में भी आप देखेंगे तो ग्रुप वाइज, ग्रेड वाइज काफ़ी अलग अलग तरीके के तमाम जो है अलग तरीके के क्राइटेरिया बना रखे हैं यहाँ पर। वो आपको रूल रीड करने पड़ेंगे। आपको ये एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए होता है कि आपको पता रहे कि आपकी किस लेवल की जॉब रहेगी, वो पोस्ट कैसा रहेगा, कितना बड़े स्केल का होगा, कितने छोटे स्केल का होगा, उसी के हिसाब से सैलरी डिसाइड होती है। ये सारे पूरे जो आपकी स्ट्रैटेजी है इस चीज़ के पीछे, जो पता नहीं किस बेस पर बनाए गए हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि लेवल्स के हिसाब से ये बनाए गए हैं और उसके बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर सैलरी और आपकी पोस्ट, आपका वर्क सारा ग्रुप और ग्रेड के बेस पर डिसाइड होता है। जैसे अगर ग्रुप ए है, बी है, सी है, तो वो ए बी सी आपके लेवल डिसाइड कर रहे हैं, जॉब के लेवल, वर्कलोड और वो सारी चीज़ें, सैलरी और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर ही डिसाइड होती हैं। सो ग्रुप सी की ये जॉब रहेगी। चलिए इसके बारे में नोटिफिकेशन पूरा चर्चा में लाते हैं, पूरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास आ गया, ये हिंदी, बिल्कुल प्योरली हिंदी लैंग्वेज में पूरा नोटिफिकेशन रेडी करा है। यहाँ पर कोई भी इंग्लिश का यूज़ नहीं है, मैं आपको इसी लैंग्वेज में समझाऊंगा। लोगों को समझ फिर भी नहीं आता है तो समझाना चाहूँगा यहाँ पर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थानो रोड निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून के रायपुर में यहाँ पर जो है आपके महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास में आपका ये जो है UKSSC का मेन ऑफिस है। वहाँ पर भी आप अपने प्रॉब्लम जाके सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी होती है जो फिजिकली नोटिस के जरिए या फॉर्म्स के जरिए सबमिट करके होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आप यहाँ से जाके फिजिकल अपीयरेंस में वहाँ जाके करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे, तो 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकला था। अगर आप बात करें तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको कब, 26 अक्टूबर को, यानी कि काफ़ी दिनों बाद। लेकिन इसमें कुछ देर नहीं हुई है, इसके फॉर्म चालू ही आपके 2 दिन पहले हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म कब चालू हुए हैं, 23 अक्टूबर से, और 23 नवंबर का समय। भाई 1 महीना तो काफ़ी लंबा होता है। अगर आप इसको शेयर भी करेंगे ना वीडियो को, इस वीडियो को पूरे देश भर में भी फैलाएंगे, जहाँ जहाँ तक भी आप फैला सकते हैं। और शेयर तो आपको पता ही है, इंटरनेट की पावर आप सब लोग जानते ही कि आपने तुरंत यहाँ से कुछ भी भेजा और वहाँ पहुँच गया। तो इससे सिंपल तो कोई प्रोसेस नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको इसको करना कुछ नहीं है। शेयर वाले ऑप्शन पे जाकर आप व्हाट्सअप और फेसबुक या कोई सा भी ऐसा ऑप्शन जो आपको मिलता हो, जिस पे भी आप कनेक्ट है लोगों से, उस तरीके से आप इसमें कर पाएंगे, आसानी से इसको शेयर कर पाएंगे। शेयर से दोस्तों काफ़ी काम आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पता लग गया, अब किसी दूसरे को भी जॉब की ज़रूरत है, तो वो कैसे पता करेगा? तो वो उसको अब उसको काफ़ी समय बाद उसके उसके यूट्यूब पर पहुंचेगी ये वीडियो उसको देखने के लिए, तो वो इसमें काफ़ी लेट हो जाएगा। इस चक्कर में हो सकता है उसकी जॉब रह जाए। तो ऐसे में उस मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट होगा, उसको सबसे आसान तरीका यही होता है कि शेयरिंग, जिससे कि वो अगर अनवांटेड पीपल से भी उसके पास वीडियो आ जाए तो भी वो उसको देखेगा और उसको लगेगा तो वो अप्लाई कर पाएगा। तो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। बाकी आपके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर मैं इसमें कुछ आगे नहीं कह सकता। चलिए, चयन हेतु विज्ञापन की बात कर लेते हैं। जैसे कि बात बताऊं, UKSSC इसका पूरा नाम है, और समूह ग के अंदर यानी गवर्नमेंट विभाग में ले रहा है ये। विभिन्न विभागों में के स्नातक स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर, मतलब कि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। ग्रेजुएट जो भी रहेंगे वही लोग फॉर्म भरेंगे। मतलब अगर आप बैचलर पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर पास हैं, या फिर PhD जितने लेवल तक के भी होंगे तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट मैंने आपको बताई है, 23 नवंबर फॉर्म भर देंगे लास्ट। और 27 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब फॉर्म में करेक्शन जो होगा ना दोस्तों, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फील्ड में होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपने नाम में गलती कर दी है, ईमेल आईडी गलत दे दिया है, तो ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। चेंज क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपनी फ़ोटो अपनी गलत अपलोड कर दी, साइन गलत अपलोड कर दिया, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमनली हमको भी लगे कि हाँ यार ये चीज़ें कॉमन है, ये गलती सबसे हो सकती है। ऐसी नहीं कि आप सोचें कि यार ये गलती जो कि कॉमन गलती में आती ही नहीं है, वो आपको भी सेंसेबल तरीके से पता लग जाता है कि कौन सी कॉमन गलतियां होती है, कौन सी नहीं होती हैं। सारी गलतियों पे यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो फॉर्म को करेक्टली भरना। दिसंबर में एग्ज़ाम बोला है, तो मैं इसको मान सकता हूँ कि ये आपका एग्ज़ाम जो है मिड दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद ही कम्प्लीटली स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले नहीं होने वाला है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्रुप ग के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 पद खाली हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 पद खाली हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ अधिष्ठानों में मुंसरिम तथा रीडर के 14 रिक्त पद हैं। रीडर क्या होता है आपको पता है, पढ़कर बताने वाला रीडर होगा, इसमें कुछ ज़्यादा तो खास है नहीं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि UJVNL के में कार्यालय सहायक चाहिए, तृतीय के 10 पद खाली हैं। तो आप देख सकते हैं पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के अंदर आपको यहाँ पर क्या चाहिए, इसमें इनको चाहिए कार्यालय सहायक चाहिए, जो कि आपका 10 लोगों की ज़रूरत रहेगी। तो जितने लोग हैं ऐसा नहीं है कि जितने उतने ही फॉर्म भरे जाए, फॉर्म तो अनगिनत भरे जा सकते हैं। जितने लोगों को जॉब चाहिए सब फॉर्म भरेंगे, सबको जॉब चाहिए क्योंकि भाई, लेकिन जो जॉब मिलने की संख्या है ना दोस्तों, वो 229 लोगों को दी जाएगी। तो कंपटीशन मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ वैकेंसियाँ कम होती हैं वहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वैकेंसियाँ कम है और भाई जॉब सबको चाहिए, तो वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं अलग अलग विभागों में जो भी वैकेंसियाँ निकली हैं। टोटल वैकेंसियों की बात मैं यहाँ कर देता हूँ। टोटल यहाँ पर 229 वैकेंसियाँ हैं और ये लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है भाई? फॉर्म का तो लिंक है नहीं हमारे पास, तो फॉर्म का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के नीचे दिया गया है। अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा ये एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है। नॉट इवन कि भाई कहा जा रहा है कंप्यूटर में ले लिया, कि कह दिया कि या तो हमने OMR पे ले लिया, तो इसमें कुछ कंफर्म नहीं है, किसी में भी हो जाएगा। वो अभी यहाँ पे दिखाया गया है। आप अपना मोबाइल नंबर और SMS और ईमेल आईडी की मदद से कनेक्ट रहेंगे इस जॉब के रिक्रूटमेंट में। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना देंगे, जिसके जरिए आपको SMS कराया दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, आंसर की या जो भी चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड। वही पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे नहीं हम। पदों के नाम अब मैं आपको बता दूं टेबल के हिसाब से। जो 16 वैकेंसी आपको मैंने ऊपर बताई थी सहायक समाज कल्याण अधिकारी की, उसमें 16 वैकेंसियाँ थी, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ विभाग का नाम जो था वो यही था, समाज कल्याण विभाग। ये विभाग का नाम है, यानी डिपार्टमेंट का नाम है, आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। आरक्षण श्रेणी की बात कर लेते हैं तो अनुसूचित जाति को 2 वैकेंसियां दी गई हैं, जिसमें से एक तो आपके उत्तराखंड की महिलाओं को हो जाएगी और एक आपके एक्स सर्विसमैन की हो जाएगी। समझ रहे होंगे। अब एक्स सर्विसमैन में जरूर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक हो जाएगा। और इस तरीके से ST की बात कर लेते तो अनुसूचित जनजाति की वैकेंसी इसमें नहीं है। OBC की एक है जो कि डायरेक्ट आपकी अदर्स में जा रही है। अदर्स कौन से हो जा, अब अदर्स कौन होते हैं भाई? अदर्स आपको आप मैं बताइए कि अदर्स कौन होते हैं। अदर्स वो होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लोग अनरिजर्व कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं और वो मेल हैं, तो वो आ जाएंगे अदर्स में। मान लीजिए कोई, हाँ देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है शर के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, अनुसूचित जाति की रिक्त पद 2 हैं, 2 में से एक महिलाओं को दे दी उत्तराखंड की और एक दे दी इन्होंने एक्स सर्विसमैन को। सेम EWS में इन्होंने एक वैकेंसी निकाली और एक अदर्स को दे दी। अदर्स कौन हो जाते हैं भाई? अदर्स वो हो जाते हैं जो आपके ना तो, ये एक वैकेंसी किसको दी है, रिक्त पद एक है, ये EWS को दे दी। यानी कि अनुसूचित जाति को तो 2 वैकेंसी दी और दोनों की दोनों इन्होंने आपको बता दिया मैंने किस किस को दी है। दो वैकेंसियां हैं अनुसूचित जाति में। अब देखिए अनुसूचित, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड की महिला है वो, और वो अनुसूचित जाति में आ रही है तो एक वैकेंसी उसकी हो गई। मान लीजिए एक्स सर्विस मैन है कोई और वो अनुसूचित जाति का है तो एक वैकेंसी उसकी हो गई। इस तरीके से रहेगा। जनरल कैंडिडेट की 12 वैकेंसी है, 12 में से 4 ये देंगे उत्तराखंड की महिलाओं को, एक दे देंगे एक्स सर्विस मैन को, एक दे देंगे यहाँ पर और फैन को, यानी कि अनाथ को, जो अनाथ होगा ना उसको एक वैकेंसी दे देंगे। और बाकी जो बचे ये कैटेगरी आप हटा लेंगे, इन कैटेगरी के अलावा जो भी आपका आता है वो 6 वैकेंसी वहाँ चली जाएंगी। टोटल इस तरीके से रहेगा। मैं वेतनमान की बात करता हूँ, 29,200 रुपये मिलेंगे हर महीने और ये 92,300 तक मैक्सिमम मिल सकेगा। 21 से लेकर 42 वर्ष उम्र रहेगी फॉर्म भरने की। पद का स्वरूप की बात कर लेते तो अराजपत्रित अस्थाई, मतलब कि ये एक परमानेंट पोस्ट नहीं है।
और ये इसको ऐसा भी नहीं बोल रहे कि बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी नहीं है, टेम्पररी भी नहीं है। मतलब ये किस तरीके से है कि आपको मतलब ये कहा गया है कि अगर बोला जाएगा कि अब आपको इस जॉब से अब इसकी आपका आपका टाइम पीरियड हो गया, आपका हो गया, अब हम यहाँ से रिक्रूटमेंट कैंसिल मतलब आपको हटा रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पद जो है वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है, यानी कि परमानेंट नहीं है। तो ये कैंडिडेट को सुनिश्चित सुनिश्चित किया जाता है कि भाई आप ये क्लियर रखें अपने दिमाग में कि आपकी जॉब परमानेंट नहीं है। तो ऐसे अलग अलग पोस्ट होंगे, हर किसी की पोस्ट की ऐसा नहीं है। अब जैसे कि शैक्षणिक अर्हता बता देता हूँ इस पोस्ट की क्या है। भारत में आपने विधि द्वारा स्थापित मतलब कि एक एक्चुअल प्रोसेस के द्वारा अगर किसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आपने विश्वविद्यालय से विभिन्न भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो कि वो सही से एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा वो एस्टेब्लिश होकर यूनिवर्सिटी बनी हो, वहाँ से क्वालिफिकेशन जिसने भी ली होगी वो इस फॉर्म पे अप्लाई कर पाएगा। मतलब वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा इस वाले पोस्ट के लिए जो मैंने आपको भी ऊपर बताई। ऐसे ही आप इस वाले पोस्ट का समझ लेंगे, इसके आप कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ समझेंगे, उसके बाद सैलरी, एज और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ लेंगे। इसमें देख सकते हैं अधिमानी अर्हता मतलब कि कंप्यूटर आपको हिंदी इंग्लिश में चलाना आना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए। तो हर पोस्ट की अलग अलग कुछ भी अलग अलग क्वालिफिकेशंस भी हैं, अलग अलग स्किल्स भी चाहिए। तो वो आप यहाँ से पूरा चेक कर लेना दोस्तों। हम एक एक पोस्ट का डिस्कस नहीं कर पाएंगे। रीडर का आप देख सकते हैं, यहाँ से रीडर का आप वैकेंसी और सब कुछ देख लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे मैं नीचे चलता हूँ, मैं इन सबको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है सारे। अब आ जाते हैं हम पोस्टों के बाद, ये पदों की बात हो चुकी, पदों के बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट शारीरिक मापदंड क्या रहेगा पुरुष अभ्यर्थी के लिए। जो अब देखिए यहाँ पे आपकी जो कोई फिजिकल वाली पोस्ट है, जो कि फिजिकली ज़रूरत रहेगी ऐसी पोस्टों की जो एक्चुअल में उसी फील्ड की आती हैं, तो उसमें आपका बोला गया है कि आप अगर सामान्य वर्ग से आ रहे हैं तो आप तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहनी चाहिए। पुरुषों के लिए बता रहा हूँ 160 रहेगी आपके पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए, और 157.5 मतलब 157.5 सेंटीमीटर सामान्य और पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लिए इतनी यहाँ अब मतलब यहाँ पर ये अनुसूचित जनजाति के लिए रहेगी 157.5। चेस्ट का साइज आप देख लेंगे 78.8 सेंटीमीटर रहेगा, फुलाकर आपका 5 सेंटीमीटर का गैप आना चाहिए पूरा उस पर एक्सपेंड करके। तो आप बाकी अपना रिजर्वेशन यहाँ से देख लेंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी आप यहाँ से देख लेंगे कि उनके लिए क्या है। उनके लिए सिर्फ हाइट वाला मैटर करेगा, ना कि उनका जो है चेस्ट वाला उनका कुछ ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर मैंने यही देखा उनका नहीं होता है। इसी फिजिकल जो आपका स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ना दोस्तों, उसमें उनका नहीं होता है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट का होता है। उसके बाद अहकारी शारीरिक दक्षता पुरुष अभ्यर्थी के लिए। अब यहाँ पर आपकी देखिए, यहाँ पे आपकी अलग से जो होगी आपका पीटी होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक फिजिकली आपसे जो है 20 मीटर आपसे दौड़ कराई जाएगी, जो आपको अधिकतम अंक, अगर आप 30 सेकंड में 20 मीटर कंप्लीट कर रहे हैं ना तो आपको 10 मिल जाएंगे नंबर। अगर आप 26 सेकंड में कर रहे हैं तो 20 अंक मिलेंगे, 24 सेकंड में करने वाले को 25 नंबर मिल जाएंगे। और आपको कम से कम इसमें 10 नंबर लाने ही लाने हैं, जो कि आपको लाने जरूरी होंगे। लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप होता है, ऊंची को भी ऊंची मतलब हाई जंप हो जाता है। लंबी मतलब लॉन्ग, ऊंची मतलब हाइट। ऊंची मतलब अब ऊंची मतलब लंबाई, ऊंची में हाइट आ जाती है बात, तो हाइट यानी कि हाई जंप हो जाएगा। तो लंबी जंप आपको 3.5 मीटर करनी है। ये तीन इसमें आपको अगर आप इतनी लंबी जंप कर लेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे 5 मीटर जंप करने वाले को। मान लीजिए किसी ने ऐसी जंप मारी, लॉन्ग जंप, जो कि 5 मीटर लंबी जंप मार दी, तो उसको 25 नंबर यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएंगे। मिनिमम 10-10 लाने जरूरी है इन सब में, गोला फेंक और ये सब आप देख लेंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो होगा वो यहाँ से इस टेबल में दिया गया है। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात कर लेता हूँ। 100 नंबर का पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू में दिया जाएगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। तो लिखित परीक्षा में क्या क्या आने वाला है वो उसकी बात कर लेते हैं। सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को 45% यानी कि आप अगर किसी भी बिना किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तो 45% आप समझ लीजिए 100 नंबर में से 45 नंबर लाने वाले पास हो जाएंगे। जो लोग
35 नंबर लाएंगे, और वो अगर अनुसूचित जनजातियों से आ रहे हैं, जाति से आ रहे हैं, किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं, और वो उत्तराखंड के ही निवासी हैं, तो उनको 35 नंबर लाने हैं, उनको 10 नंबर की छूट है यहाँ पे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के होंगे, लिखित मतलब ये ओएमआर शीट पर होगी भाई। यहाँ क्लियर हो गया एग्जाम किस पर हो रहा है, ओएमआर शीट पर एग्जाम हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बताई है, आपका एग्जाम ओएमआर शीट पर होगा। यहाँ पर आप इसको समझ रहे होंगे। हर प्रश्न पे, हर क्वेश्चन पे चार चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा, आपको वो चूज करना है। और जो आप अगर मान लीजिए खाली छोड़ेंगे तो उसका मार्क्स नहीं कटेगा। यदि अभ्यर्थी समझ लीजिए भाई, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का एक एक नंबर रहेगा, या जो भी रहेगा 100 नंबर का पेपर रहेगा, ये आपको बता दिया गया है। आपकी मेरिट लिस्ट किससे बनेगी? मेरिट लिस्ट आपके रिटर्न एग्जाम के बेस पर बनेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक आ गए अगर, तो उनके देखा जाएगा, तो उनका एक अलग प्रोसेस यूज करेगी कमीशन, उसके बेस पर वरिष्ठता का निर्धारण, मतलब कि जो एज वाइज बड़ा होगा ना दोस्तों, अगर सेम मार्क्स आपके मान लीजिए रोहन और जगमोहन, ये दो कैंडिडेट हैं, इनके सेम मार्क्स आ गए हैं, और ऐसे बहुत से आ गए हैं लोग जिनके सेम मार्क्स आ गए एग्जाम में, तो ऐसे में जो एज में बड़ा होगा उसको रख दिया जाएगा ऊपर। एक एक चीज देखी जाएगी एज में, डेट मंथ ईयर सब देखकर। अब आयु की बात कर लेते हैं। आयु यहाँ पर 1 जुलाई 2023 के हिसाब से आपकी जो भी एज होगी वही एक्सेप्ट होगी। सपोज मानिए आपकी 18 से 42 के बीच की एज रहनी चाहिए इस फॉर्म पर अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं, ये पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के अंदर और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के जो पद है ना, उस पे 18 से 42 वर्ष है। 21 से 42 वर्ष बाकी सारे जो डिपार्टमेंट आपको ऊपर दिखाए थे लिस्ट में, उसमें आपकी ये एज रहेगी। अब बात आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी भाई? एलिजिबिलिटी ये होगी, अगर आप उत्तराखंड के राज्य के निवासी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने मान लीजिए उत्तराखंड के आपके पास वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। डोमिसाइल होता है कि निवासी होने का सर्टिफिकेट, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अभ्यर्थी के पास अगर उत्तराखंड निवासी का होने का पत्र नहीं है, फॉर्म नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे में उसका 10th या 12th क्लास जो है वहाँ से करा हुआ हो, उत्तराखंड के किसी भी जगह से करा हुआ होगा, तो भी वो एलिजिबल रहेगा। ये कुछ पॉइंट दिए गए, इसको रीड कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं राष्ट्रीयता। देखिए, अब राष्ट्रीयता में इन्होंने बोला कि भारत का नागरिक अप्लाई कर सकता है। ठीक है भाई। अब आपने ये क्यों, अभी अगर चाहते ये लोग ये बोल सकते थे ना कि यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड का नागरिक अप्लाई करे, भारत का क्यों? जब अगर आप उत्तराखंड की जॉब दे रहे हो और उत्तराखंड के लोगों को ही लेते तो इन्होंने यहाँ पर ये पॉइंट रखा है, इसका मतलब ये जॉब ऑल इंडिया रहेगी। फिर भी कोई डाउट रहे और किसी को क्लैरिफिकेशन हो ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये डाउट ना, एक काफ़ी ज़्यादा डाउट स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में रहता है। हमें ये बात क्लियर नहीं हो पाती है कि भाई ये जॉब ऑल इंडिया है नहीं, तो इससे काफ़ी लोगों के चांसेस खत्म हो जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं लगता कि हमारे लिए जॉब है या नहीं। वो लोग इस चक्कर में फॉर्म ही नहीं भरते हैं। और उनके हाथ से ऐसे ही नोटिफिकेशन निकलते जाते हैं, और इस तरीके से उनको पता नहीं लगता कब उनका समय निकल गया। इसी वजह से कह रहा हूँ। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत का नागरिक तो है ही, तिब्बती और शरणार्थी हो, मतलब कि आप अगर तिब्बत जगह से आए हैं, जो भारत में स्थायी निवास के तौर, मतलब अब आप परमानेंटली रह रहे हैं भारत में, लेकिन आप आए तिब्बत से हैं, या फिर आप मान लीजिए आप पाकिस्तान से आए हैं, म्यांमार, श्रीलंका से आए हैं, और केन्या से आए हैं, युगांडा, इन जगहों से आए, ये देश हैं दोस्तों। अगर आप इन जगहों से आए हैं और आप इंडिया में परमानेंटली रह रहे हैं तो आप फॉर्म भर देंगे, क्योंकि अब आप इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हैं। आप अब उन देशों से आप उन वहाँ के निवासी नहीं रहे।
आप अब यहाँ जिसने भारत में स्थायी निवास, जिसने परमानेंटली वो निवास ले चुका हो भारत में, तो फॉर्म भर देगा। कुल मिला के ये जॉब भाई ऑल इंडिया तो है ही, पूरे वर्ल्ड के लिए जॉब हो गई है। क्यों? क्योंकि दूसरे देश वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि आप आउटसाइड कंट्री वाले भी फॉर्म भरेंगे। शर्त ये रहेगी कि आपके पास सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। रही बात दूसरे राज्य वाले, उत्तराखंड के छोड़ के दूसरे राज्य वाले सारे यूआर माने जाएंगे, अनरिजर्व माने जाएंगे। बाकी उत्तराखंड के जनरल तो जनरल ही रहेंगे, लेकिन जो उत्तराखंड के अनुसूचित जाति जनजाति हैं वो लोग अपने कैटेगरी वाइज ही अपना फॉर्म भरेंगे। समझ आ गया होगा सबको कैटेगरी वाइज सारे झंझट, ये सारे जो भी हैं आपके। वैवाहिक से रिलेटेड है, मतलब कि जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होंगी, ना होगी। मतलब मान लीजिए ये कहा जा रहा है आप मैरिड होकर भी एक से ज़्यादा, ऐसे पुरुष जो एक से ज़्यादा महिला के साथ रह रहे हैं, ऐसी महिलाएं जो कि ऐसे पुरुष के साथ जीवन बिता रही हैं जिनकी जिनकी पहले से ही जो कि पहले से ही मैरिड हो, तो दोनों ही केस में आप एलिजिबल नहीं है, ये यहाँ पर लिखा गया है। परंतु यह है कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम छूट दे सकते हैं। मतलब अगर आपके जो राज्यपाल है ना, उनके 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 साइन होके, उनके नोटिस के थ्रू आप भी इसमें शामिल शामिल हो सकते हैं इस रिक्रूटमेंट में। शारीरिक स्वस्थता क्या रहनी चाहिए वो देख लेंगे। आप आरक्षण की बात करें तो आरक्षण मिलेंगे उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजातियों को, यहाँ पर आरक्षण मिलेंगे। फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता सेनानी के संग्राम, संग्राम मतलब ये हो जाता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और महिला और अनाथ अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिए जाएंगे राज्य सरकार की तरफ से, उत्तराखंड के गवर्नमेंट से। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों को भी फायदे मिलेंगे भाई यहाँ से। जो आर्थिक रूप से कमजोर के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण प्राप्त नहीं है, मतलब कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन वो SC ST में नहीं आ रहे, तो उनको उनकी कैटेगरी से, मतलब हर किसी को अपने एक ही कैटेगरी से फ़ायदा मिलेगा, एक से ज़्यादा फ़ायदा आप नहीं ले सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की भी जॉब है तो आप चेक करेंगे अपने एक्स सर्विसमैन की एलिजिबिलिटी। चलिए ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ऑनलाइन आवेदन के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप यहाँ पर। भाई फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, फिजिकल मोड में कभी भी आप कहीं सर्विस कमीशन के वेब अपने उसमें ऑफिस में मत चले जाना फॉर्म लेने, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। आप देख सकते हैं पॉइंट लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं यहाँ पे। आप अब अभी फॉर्म चालू है, आप भर सकते हैं। यूआर में आप भरेंगे, यूआर ओबीसी से 300 रुपये में 150 रुपये 150 रुपीज़ आपके SC ST और EWS के होंगे। दिव्यांग के भी 150 रहेंगे। जो अनाथ लोग हैं उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, वो फ्री में फॉर्म भरेंगे। ये कुछ पॉइंट है, इसको रीड कर लेना आप फॉर्म भरने से पहले। बात करते हैं एग्जाम में क्या क्या आएगा। एग्जाम में आपका 20 नंबर का भाग ए आएगा, जिसके अंदर आपको हिंदी में उसकी भाषा और साहित्य जैसी चीज़ें आएंगी, जिसमें हिंदी के बारे में भाषा के प्रकार आ जाएंगे, हिंदी भाषा का विकास कब हुआ, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश में प्रमुख बोलियां कौन सी हैं, जैसे कि कुमाऊनी और गढ़वाली और जौन सारी, ये आपकी लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पर बोली जाती हैं। लिपि एवं वर्णमाला आएगी। देवनागरी लिपि का विकास और देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं और स्वर व्यंजन, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे दोस्तों इसमें। और क्रिया आएगी, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, दे दे सज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए
प्रचलित शब्द, ये सब चीज़ें आएंगी। संधि भी आएगा, वाक्य परिचय भी आएगा, अलंकार भी आ रहे हैं, मुहावरे भी आ रहे हैं, पत्र लेखन भी आ रहा है, हिंदी कंप्यूटिंग और टाइपिंग है ये, फॉन्ट और पेज लेआउट जैसी चीज़ें बनाना आनी चाहिए। एमएस ऑफिस के काम होते हैं, एमएस वर्ड होते हैं। और इसके अलावा टाइपिंग तो आप सिंपली टाइपिंग जानते ही, आप करते हैं जो भी अपने कंप्यूटर्स पे, वो रहती है। और सामान्य परिचय जैसे कि आपका पद और गद्य, ये पद में रहेगा कबीर और सूर और तुलसी, मीरा और रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ये सब दोस्तों कौन थे? ये सब आपके वो थे जिन्होंने आपके पद लिखे थे। गद्य जिन्होंने लिखे थे, गद्य जो लिखे थे वो राहुल कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ये सब आपके वो लोग हैं जिन्होंने गद्य लिखे थे। पद्य जिन्होंने लिखे उनके बता दिए। इन सब की आपको चीज़ें रीड करनी है आपकी। ये अगर बात करें यहाँ पर, ये आपके उत्तराखंड राज्य एवं NCERT की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये सब कुछ हिंदी की बुक के अंदर, तो उस लेवल का ही आएगा, उसके ऊपर का नहीं रहेगा। 40 मार्क्स का भाग 2 रहेगा, रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसका सिलेबस आप देख लेना है सारा कुछ, इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या आएगा आप यहाँ से देख लेंगे सब। भारत एवं विश्व देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का पूछ लिया जा रहा है आपसे इस एग्जाम में। राजनीति विज्ञान, आप देखिए यहाँ पे कुछ ये सब क्लियर नहीं है, ये यहाँ से क्लियर नहीं है दोस्तों, तो इसको भी आप अलग से भी ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा काफ़ी जगहों पर, जो कि ऐसे टाइप्ड में नहीं होगा, एक प्रिंटेड में रहेगा आपका, मतलब कि जो एक एक्चुअल में जो कीबोर्ड वाली राइटिंग होती है वो मिलेगी आपको वहाँ पे। अर्थशास्त्र भी है यहाँ पर, और भाग 3 भागों में पेपर आएगा, सबका सिलेबस बता दिया। उत्तराखंड के SC ST ये वाला फॉर्म भर देना भाई, ये वाला फॉर्म अपना चेक कर लेना। और उत्तराखंड के जो आरक्षित श्रेणी के OBC वाले ये फॉर्म भरेंगे, ये EWS वालों का फॉर्म है। ये फ्रीडम फाइटर्स के आरसी मतलब ये हो जाता है दोस्तों, आपके दादा परदादा, या आपके मान लीजिए ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो गए, या फिर आपकी नानी नाना, ऐसे लोग दोस्तों, अगर वो आपके स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, अब जाहिर सी बात है आप में से किसी ना किसी के रहे ही होंगे, तो वो लोग फॉर्म भरेंगे, तो उनको ये वाला सर्टिफिकेट फॉर्म लगाना होगा, उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इस फ़ायदे को आप छोड़ेंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपको फिर बेनिफिट मिला ही क्या उस चीज़ का। तो ये एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, सारे फॉर्म आप चेक कर लेंगे तो ये पूरा अपना नोटिफिकेशन डिस्कस हो गया। सिलेबस, आपके फॉर्म का फीस, फॉर्म में सेल और आपकी हर पोस्ट की सैलरी क्या है, वर्क क्या है, सब कुछ डिस्कस हुआ है, कुछ पॉइंट छूटा नहीं है, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा मैं आगे चलता हूँ, ये आप यहाँ से आएंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। रजिस्ट्रेशन से आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल डाल देना। जैसे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक करा, यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरे को यहाँ पर नाम डालने को आ गया, फादर नाम, फादर का नेम, मदर का नेम, ये सब चीज़ें डालने को आ गई हैं, जेंडर, ये सारी चीज़ें फिल होके सबमिट होंगी। ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाइड हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड आप अपना खुद का बनाएंगे, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ना है। ये पूरा प्रोसेस है इस जॉब पर अप्लाई करने का, तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरा, ये पूरा प्रोसेस है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक सारे दे दिए हैं मैंने। और आपको कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट में बता देना, और आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को पूरे देश भर में, इंडिया में फैला दीजिए दोस्तों, जहाँ जहाँ तक भी आप इस वीडियो को फैला सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।